नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं। यदि बात करी जाए तो तत्पुरुष समास के वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन हम बताऊंगा मैं आपको पांचों ही, लेकिन 4 का प्रयोग हिंदी में अच्छी तरीके से होता है। 5वां जो भेद है उसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो 4 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा है नय, तीसरा है उपपद और चौथा है लुप्त पद। ठीक है, इसको मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और 5वां जो है वो है प्रादि तत्पुरुष। इस पर मैंने स्टार लगा दिया है, बताऊंगा इसके बारे में भी। चलिए शुरुआत करते हैं हम अलुक तत्पुरुष समास से। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं अलुक। देखिए, अलुक तत्पुरुष समास की यदि बात करी जाए तो ये जो अलुक शब्द है ये बना है आ और लुक से। ठीक है, अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, अर्थात निषेध के अर्थ में आता है, और लुक का अर्थ होता है छिपना या छिपा। तो अब समझिए यहां पर लुक का अर्थ क्या है? छिपा हुआ, लुप्त। लुप्त से बना है। अब इसकी परिभाषा कर दी जाए तो क्या बनेगी कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप नहीं किया जाता वो अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। अब साधारण तत्पुरुष समास कौन सा था जिसको हम लुप्त कारक समास कहते हैं? जैसे मैंने लिखा लोक को अर्पण, हम यही तो कर रहे थे, लोक को अर्पण। साधारण तत्पुरुष जो हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, तो हम कर क्या रहे थे कि पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप करके समस्त पद बना रहे थे। तो लोक को अर्पण को क्या बनना था? लोकार्पण बन रहा था। और देखिए यहां संधि की स्थिति आई तो संधि भी हो गई, इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो आ और आ मिलकर बड़ा आ बन गया, तो ये लोकार्पण बन गई। तो यहां पर हमने किसका लोप कर दिया? को विभक्ति का लोप कर दिया। तो ये तो था साधारण तत्पुरुष समास। अब उदाहरण तो वैसे ये साधारण तत्पुरुष का है, लेकिन मैं आपको अलग समझाने के लिए यहां बताता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कारक विभक्ति का लोप ना हो, वो किसी ना किसी रूप में या संस्कृत के कारक विभक्ति रूप में यदि विद्यमान रहे तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। बात समझ में आ रही है? एक उदाहरण है हिंदी का, इसी का है, देखो ऊंट पर टांग। ठीक है, ये हिंदी का उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे ऊंट पर टांग एक शब्दांश है, वाक्यांश है। अब इसका हमें क्या करना है? समास करना है। तो हम क्या करेंगे? कारक विभक्ति को अगर हम हटा दें तो शब्द क्या बनेगा आपका? ऊंट टांग बनेगा। लेकिन ऊंट टांग तो कोई चीज होती नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कारक विभक्ति को किसी ना किसी रूप में बनाए रखना पड़ेगा या फिर संस्कृत के विभक्ति रूप में रखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो शब्द क्या बनेगा? ऊंट प टांग, यही तो होता है, ऊंट पटांग। तो यहां पर देखिए पर विभक्ति का पूर्ण रूप से लोप नहीं हुआ, किसी ना किसी रूप में यहां पर प विद्यमान है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। तो बात आपकी समझ में आ रही है? तो एक बार और समझ लेते हैं अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है। कि जिस समास में पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप नहीं किया जाता वह समस्त पद में किसी ना किसी रूप में या संस्कृत के विभक्ति रूप में विद्यमान रहती है, तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। अब संस्कृत के विभक्ति रूप क्या होते हैं उनको भी समझ लीजिए, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, संस्कृत के विभक्ति रूप के अनुसार बताता हूं। देखिए हिंदी में और संस्कृत में दोनों में विभक्ति रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे ये संस्कृत के दर में लिखूंगा और यहां पर हिंदी के। देखिए हिंदी में कारकों को स्पष्ट करने के लिए
संज्ञा या सर्वनाम के बाद में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो विभक्ति कहलाती हैं। तो हिंदी में तो कारक विभक्ति अलग लिखी जाती है जिससे शब्द में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संस्कृत की जो विभक्तियां हैं वो शब्द के साथ में जुड़ जाती हैं, अर्थात संश्लिष्ट हो जाती हैं और उनमें कुछ परिवर्तन भी कर देती हैं। जैसे मैं हिंदी में लिखूं राम ने, राम को, ठीक है, राम से, राम के लिए, ठीक है, राम का, राम से रह गया यहां पर एक, माफ कीजिएगा, राम से, राम का और राम में, ठीक है, और हे राम। ये कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तो ये कारक हैं आपके हिंदी में। अब यही रूप अगर हम संस्कृत में देखें तो ये जो शब्द लिखे हैं हमने ये नहीं आएंगे, शब्दों में ही परिवर्तन होता है। तो ये होता है राम, ये होता है रामम, ये होता है रामेण, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हमें हिंदी में लिखना है राम ने फल खाया तो हम लिखेंगे राम ने, ठीक है। मैंने राम को पढ़ाया तो हिंदी में क्या लिखेंगे, राम को, और संस्कृत में क्या लिखेंगे, रामम लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ये माँ, ये णा, ये या, ये ता, ये स्या और ये एक ही मात्रा क्या है यहाँ पर, कारक विभक्ति है, ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया था अलुक तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं कि जहां पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति या तो संस्कृत के विभक्ति रूप में विद्यमान रहे या फिर किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहे तो वहां क्या हो जाता है, अलुक तत्पुरुष समास हो जाता है। साधारण तौर पर हम संस्कृत के अनुसार और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक हमने लिया संस्कृत का उदाहरण, गंगाया जलम, क्या लिया, गंगाया जलम। अब इस गंगाया का अर्थ हिंदी में क्या है, इस गंगाया का अर्थ है हिंदी में गंगा का, ठीक है। कहने का तात्पर्य है ये गंगाया सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है ये रूप। कहने का तात्पर्य है जैसे सप्तमी में, वो सप्तमी ने षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, जैसे षष्ठी विभक्ति में राम का क्या होता है, रामस्य, उसी तरीके से गंगा का सप्तमी में रूप क्या होता है, गंगाया, ठीक है। और जलम का जल हिंदी में प्रयोग हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर तो गंगा के साथ में का लगा हुआ है तब ये गंगा का कहलाया जा रहा है, और यहां पर का के स्थान पर क्या आया, ये या आया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, समास करते हैं, तो ये बन जाता है गंगा जलम। और हिंदी में हमें क्या करते हैं, हम हिंदी में भी कारक विभक्ति को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, गंगा जल। तो दोनों ही में देखा जाए तो यहां पर संस्कृत की कारक विभक्ति का लोप करके गंगा जल बना है और यहां हिंदी की कारक विभक्ति का लोप करके गंगा जल बना है, ठीक है। तो ये तो था साधारण उदाहरण। अब हम एक अलुक तत्पुरुष समास का भी उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम तत्पुरुष समास का उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा खे चरह, ठीक है। इस खे का अर्थ हिंदी में है ख अर्थात आकाश, ठीक, में, चरने वाले, चरने का मतलब विचरने वाले, घूमने वाले, ठीक है। तो इस खे का मतलब क्या है, ख अर्थात आकाश में, ठीक है। ये खा शब्द का खा मतलब होता है आकाश, ठीक है। खा शब्द का ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। देखो यहीं पर इसी तरीके से होता है, देखो खेम, खेम, खेन, खाए, खात, खस्य और खेम, ठीक है। तो यहां पर खा का क्या हो जाता है, खे हो जाता है। तो ये कौन सी हो गई, खे। और हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, ख में अर्थात आकाश में। अब हमें करना क्या है कि अगर हम इसमें से कारक विभक्ति का लोप कर दें तो जैसे हम यहां से इस मां को हटा दो, भाई हिंदी के अगर अनुसार चलें साधारण तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक विभक्ति का लोप होता है, तो इसका हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, इधर खा, और दूसरा शब्द क्या है, चर, तो क्या बनेगा, खचर। लेकिन खचर तो कोई शब्द होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है। शब्द क्या होता है, खेचर। अब ये खा पर एक ही मात्रा लग रही है तो ये इसी रूप में तो आया है। तो बात आपकी समझ में आ रही है यहां तक कि जिस तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति किसी ना किसी रूप में संस्कृत के किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहे तो वहीं क्या होता है, आपका अलग तत्पुरुष समास होता है। अब कहा जाए क्या ये हर एक जगह होता है, नहीं। असल में
ये जो तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास, ये संस्कृत के ही शब्दों में अधिकतर होता है। हिंदी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ हिंदी शब्द हैं वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन संस्कृत के जिन शब्दों में ये प्रयोग होता है उनके बारे में जो पुराने ग्रंथकार थे उनके ग्रंथों से ही उनके उदाहरण लिए गए हैं। और कहा जाए क्या अब अलग तत्पुरुष समास हम कर सकते हैं नवीन शब्दों में, तो नवीन शब्दों में नए अलग तत्पुरुष समास बनाने का अधिकार या कहा जाए विभक्ति का लोप न करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोई जबरदस्ती इन शब्दों को नहीं बना सकता। ये जितने भी शब्द मैं आपको उदाहरण में लिखाऊंगा ये पुराने ग्रंथों से प्राप्त हुए उदाहरण हैं। कोई नवीन शब्द इन उदाहरणों के बाद में नहीं बनाया गया। अर्थात कहा जाए कि ये कोई नियम है तो ये कुछ विशेष शब्दों के लिए ही नियम है, प्रत्येक शब्द में ये नियम नहीं लगेगा। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई तो आप समझ चुके होंगे कि अलग तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, एक उदाहरण और मैं लेता हूं, चलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, खेचर। यहां पर किस रूप में विद्यमान है ये, संस्कृत की विभक्ति के रूप में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब एक उदाहरण और देखते हैं इसका। हाँ जी, देखिए जैसे एक शब्द मैंने लिया मृत्युम जय। ठीक है, इस मृत्युम को अगर देखा जाए तो इस मृत्युम का अर्थ हिंदी में क्या है, मृत्यु को, और जय का मतलब जीतने वाला। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि यहां पर हिंदी में तो लिखेंगे मृत्यु को और संस्कृत में लिखा जाएगा मृत्युम, अर्थात कर्म कारक की विभक्ति। संस्कृत में तो ये मां हलंत वाली है और हिंदी में कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। अब इसका हमें क्या करना है, समस्त पद अर्थात समास करना है। तो अब समास करेंगे तो अगर हम साधारण तत्पुरुष समास कर दें तो शब्द क्या बनेगा आपका, देखो यहां से को हटाना है और अगर संस्कृत में करेंगे तो ये मां हटा दो, तो शब्द क्या बनेगा, मृत्यु जय। अगर हम साधारण तत्पुरुष के अनुसार बात कर रहे हैं तो क्या शब्द बनेगा, मृत्युजय बनेगा। लेकिन मृत्युजय तो कोई शब्द होता नहीं है, शब्द क्या होता है, मृत्युंजय। क्या होता है, मृत्युंजय। तो इसका मतलब है कि हमको इस मृत्युम को इसी रूप में रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए कि मां के बाद में यदि जा आता है या कहा जाए कोई भी व्यंजन आता है तो मां अनुस्वार में बदल जाता है, यह व्यंजन संधि का एक नियम है। तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, मृत्युम, यानी कि मृत्युंजय। बात समझ में आ रही है आपके। एक और देखते हैं, एक हम देखते हैं क्या नाम है, विशंबर, विश्वम भर। इस विश्व का अर्थ क्या है, विश्व को भरने वाला। ठीक है, या भरण पोषण करने वाला। ठीक है, विश्व को भरने वाला या विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो हमें क्या करना है कि यहां पर हमको इस कारक विभक्ति का बरकरार रखना है और शब्द क्या बन जाएगा आपका, विशंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, विशंबर तक समझ में आया। और भी कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे क्या नाम है उसका, धुरंधर। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ, धुरंधर है और क्या नाम है उसका, हाँ भयंकर, मैंने भयंकर लिखा तो नहीं है, आदि। ठीक है, ये तो थे को विभक्ति वाले। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण है, देखिए वाचः पति। ठीक है, वाचः पति, इस वाच का जो है ये शब्द बना है वाक से। वाक का अर्थ होता है वाणी, और ये वाच जो है ये आपका षष्ठी विभक्ति में वाचः होता है। षष्ठी विभक्ति मतलब हमारे अनुसार संबंध कारक में, संस्कृत में संबंध कारक में वाक का वाचः हो जाता है। ठीक है, और अगर हिंदी में देखें तो ये निकल के आएगा वाक अर्थात वाणी का पति। यानी कि इस वाच की बात करी जाए तो इस वाच का हिंदी में अर्थ क्या है, वाक का। वाक नहीं है वाच का अर्थ, वाक का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका समास करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां अगर हम कारक विभक्ति का लोप कर दें अर्थात साधारण तत्पुरुष की तरफ बात करें तो ये शब्द क्या बनेगा, वाकपति, क्योंकि कारक विभक्ति का लोप करना है।
और वाक्पति तो कुछ होता नहीं है, होता क्या है, वाचस्पति होता है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए होगा क्या कि जब विसर्गों के बाद में कोई अघोष आता है, खास तौर पर क ख या फिर प फ, तो विसर्ग का लोप नहीं होता। लेकिन ये उस संधि का अपवाद है कि विसर्ग अर्थात जैसे कहा जाए नमः, पुरः और वाचः और ब्रह, ये जो कुछ 4-5 शब्द हैं, इनके बाद में यदि का आता है तो विसर्ग सा में बदल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, वाचस्पति बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से है बृहद, बृहपति, हिंदी में क्या लिखेंगे, बृहद का पति, या बृहद है जो पति, तो अब इसका क्या बन जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, और अगर कारक विभक्ति का लोप कर रहे हो तो इस सा को हटाना पड़ेगा। और देख लेते हैं, देखिए एक मैं उदाहरण मनसिज लेता हूं, मनसिज। अब इस मनसिज की बात करी जाए तो ये मन शब्द से बना है। अगर हम इस मनसी की बात करें तो ये जो मनसी है इसका अर्थ है हिंदी में मन में, जा का अर्थ है जन्म लेने वाला। ठीक है, मन में जन्म लेने वाला। अब अगर इस मनसिज का या मनसी और इसको अलग कर दो ज, अब हम समास करें तो क्या करेंगे, हम मनस शब्द बनना है। अगर कारक विभक्ति का लोप कर देंगे तो मनस तो होता नहीं है कुछ भी, क्या होता है, या तो मनोज होता है या मनसिज होता है। तो अब बात करी जाए तो ये किस रूप में विद्यमान है, अभी भी सी में, तो ये शब्द क्या बनेगा आपका, मनसिज बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलिए और देख लेते हैं, कुछ इसके उदाहरण हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या नाम है उसका, हाँ, आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपदः। अब इसका हिंदी में क्या अर्थ है, आत्म अर्थात स्वयं, के लिए, पद। तो यहां आत्मने का अर्थ क्या है, आत्म के लिए। तो अब इसका जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, आत्मनेपद। हिंदी में भी यही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से परस्मने पद होता है। अब देखिए वनेचर, वनेचर किसका बना है, वन में चरने वाले। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, वनचर बनेगा क्या। अब वनचर बनता तो कोई शब्द होता नहीं है, वनेचर होता है। तो ये मैं विभक्ति का क्या बनकर आया है, एक, तो ये क्या बन जाएगा, वनेचर बन जाएगा। कुछ और उदाहरण भी हैं इसके, जैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये है, युद्धि धन स्थिर। अरे मैंने धन कर दिया, वैसे भी संधि भी होनी है। अब युद्धि की अगर बात करी जाए तो ये युद्ध की सप्तमा विभक्ति है, अर्थात युद्ध में। क्या ये, युद्ध में। और स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो वही क्या है, युधिष्ठिर है। तो अब ये युद्ध में की अगर हम विभक्ति को हटा दें तो शब्द निकल के आएगा युद्ध स्थिर। अब युद्ध स्थिर तो कुछ होता नहीं है, युधिष्ठिर होता है। तो ये जो धी है ये बरकरार रखते हुए जो शब्द बनेगा युधि, और ये जो स्थिर है ये संधि की वजह से इसमें बदल जाएगा स्थिर में, तो शब्द बनेगा आपका युधिष्ठिर। तो मेरे हिसाब से आपको अलुक तत्पुरुष समास अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ हम इसके हिंदी के उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं इसमें कुछ हिंदी के उदाहरण। हाँ जी, हिंदी के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले ऊंट पर टांग बताया था। ठीक है, अब अगर यहाँ पूरी की पूरी विभक्ति का अगर हम लोप कर देंगे तो फिर ये शब्द क्या बन रहा है आपका, ऊंट टांग बन रहा है। लेकिन ऊंट टांग तो शब्द नहीं होता है, तो ये पर विभक्ति। अब ये हिंदी का है, संस्कृत में तो हम संस्कृत की कारक विभक्ति का रूप रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो भाई ऐसा कोई नियम है नहीं, क्योंकि हिंदी में तो कारक विभक्ति जितनी भी हैं वो अलग से लिखी जाती हैं। तो इसका पूरा का पूरा लोप ना करके हम क्या कर देते हैं, ऊंट पर टांग। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। इसी तरीके से और देखते हैं, जैसे चूहे के लिए दानी। क्या है, चूहे के लिए दानी। अब हम क्या करेंगे, इस के लिए का पूरा अगर लोप कर दें तो ये जो शब्द है चूहा, और जब भी हम कारक विभक्ति का लोप करते हैं तो पहले वाला जो पद होता है उसको एक वचन में ले आते हैं। तो इसका बनना क्या चाहिए था, चूहा दानी।
क्या बनना चाहिए था? चूहादानी। लेकिन चूहादानी तो शब्द नहीं होता है, शब्द होता है चूहेदानी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि यहां पर जो ये के लिए है, इस के लिए का केवल ए आया है। देखो के लिए, इस के लिए का क्या आ गया? केवल ए की मात्रा आ गई। इसी तरीके से देखिए ठेके का दार, ठेके का दार का मतलब प्रभारी। इसी तरीके से है थाने का दार, थाने की दार की बात करी जाए तो थाने का दार। अब यहां पर अगर हम विभक्ति का लोप करेंगे तो शब्द बनेगा ठेकादार। एक वचन में लाने पर थाने, देखो थाना थाने, तो थाने का एक वचन में लाएंगे तो क्या बनना चाहिए? थानादार। लेकिन थानादार तो शब्द नहीं होता है, क्या होता है यहां पर? ठेकेदार, और यहां होता है थानेदार। ठीक है, तो अब बात करी जाए तो पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कहीं समस्त पद में हलंत आ रहा है अलुक तत्पुरुष समास में, तो हलंत जो आता है वो को के स्थान पर आता है। ठीक है, और जो ई या ए आते हैं, जैसे ई या ए आए तो ये किसके स्थान पर आए? का के स्थान पर आए। ठीक है, या फिर ये आते हैं मैं के स्थान पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? थाने का दार, थानेदार, यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ठेकेदार हो गया, थानेदार हो गया। हाँ जी, अब एक चीज और समझ लीजिए। देखिए जैसे अगर बात करी जाए मृत्युंजय शब्द है, अब मृत्युंजय शब्द की बात करी जाए तो ये शिवजी के लिए रूढ़ हो चुका है, अर्थात मृत्युंजय जो शब्द है वो शिवजी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर बहुब्रीहि भी है। ठीक है, विशंभर की बात करी जाए तो ये भी रूढ़ शब्द है, ये भी शिवजी का ही सूचक है। ठीक है, मनस्यज की बात करी जाए तो एक कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, मन में जन्म लेने वाला। ठीक है, एक शब्द होता है मनोज, मनः धन जन ज, अर्थात मन से जन्म लेने वाला। अगर आपसे मनस्यज का विग्रह कराया जाए तो मन में जन्म लेने वाला, और मनोज का करवाया जाए तो मन से जन्म लेने वाला होता है। ठीक है, तो ये मनस्यज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, और देखिए ज पीछे आ रहा है, कर पीछे आ रहा है, ये भर पीछे आ रहे हैं, तो ये उपपद तत्पुरुष समास भी है। वो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उपपद तत्पुरुष समास, उसमें आप देख सकते हो। तो बात समझिएगा कि जहां किसी शब्द का कोई अन्य अर्थ निकल आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? आपका बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे बृहस्पति है वो भी बहुब्रीहि में आएगा आपका। ठीक है, वाचस्पति है वो आपका बहुब्रीहि में शायद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं उपपद तत्पुरुष समास को। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखिए उपपद तत्पुरुष समास की यदि बात करी जाए तो उप और पद से बनकर बना है। उप का मतलब आगे का, ठीक है, और पद का मतलब पद। ठीक है, उपपद। उपपद समास की अगर मैं परिभाषा दूं तो जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला जो पद है वो इस प्रकार का कृदंत हो जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होता हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस समास का उत्तर पद कोई प्रत्यय हो, ऐसा प्रत्यय हो जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होता हो। प्रत्यय क्या होते हैं बहुत पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेष परिवर्तन कर देते हैं। ये प्रत्यय स्वतंत्र रूप से सार्थक नहीं होते और ना ही स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब बात करी जाए, मैंने अभी कृदंत शब्द लिया था। कृदंत क्या है? कृदंत क्या है उसको समझिएगा। पहले इसकी परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। उपपद तत्पुरुष समास अर्थात ऐसा समास जिसका पूर्व पद, वो पूर्व पद कोई संज्ञा हो और उत्तर पद कोई कृदंत हो या क्रिया का रूप हो। कृदंत क्या होते हैं कि क्रियाओं का वह रूप जो अन्य शब्दों की तरह से कार्य करे, वही क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। जैसे हमारे पास चल धातु है, ठीक है, इस चल धातु से हमने बनाया चलना। अब ये चलना जो है ये क्रियार्थक संज्ञा है, अर्थात संज्ञा हो गई। ठीक है, इसी तरीके से चलता ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, और इसी को अगर हम बना दें चल कर तो ये बन गया आपका क्रिया विशेषण।
ठीक है। तो कृदंत समझिए क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जो अन्य शब्दों की तरह से कार्य करता है वही कृदंत कहलाता है। तो अगर आप इसको सीधे सीधे समझना चाहते हैं उपपद क्या है, तो उपपद तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें उत्तर पद कोई प्रत्यय हो, लेकिन प्रत्येक प्रत्यय यहां नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय आएगा? वही प्रत्यय आएगा जो क्रिया से निर्मित हो। ठीक है, केवल याद रखिएगा पहली बात कि प्रत्यय वही हो जो क्रिया से निर्मित होते हैं। ठीक है, यह कहा जाए उत्तर पद क्रिया रूपी प्रत्यय होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या रखनी है आपको कि विग्रह में अंत में, विग्रह के अंत में बाला बाली बाले जैसे शब्द आए। ठीक है, कभी यह पूछ लेता है कि उपपद समास का उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो क्रिया होती है, क्योंकि कृदंत जो होते हैं वो क्रिया ही होती हैं, बस क्रिया से बने हुए होते हैं और अन्य रूपों में प्रयोग होते हैं। अब ये तो आपकी समझ में आ गया। अब इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक शब्द लिखूं कुंभकार, ठीक है, कुंभकार। अब ये जो कार शब्द बना है ये संस्कृत के क्री धातु से बना है और हमारे हिंदी में कर धातु से बना है। और ये धातु क्या है? धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिससे क्रिया बनती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर पद है वो क्या हो गया? एक क्रिया ही तो हो गई। तो अब अगर हम इसका विग्रह देखें तो क्या है? अरे कुंभ को करने वाला। अब कुंभ को करने वाला का मतलब बनाने वाला। अब यहां पर देखो बाला बाली आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि जहां बाला बाली बाले आ जाते हैं विग्रह करने पर तो वहां क्या हो जाता है? उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं कुछ प्रत्ययों की बात करता हूं कि अधिकतर ये प्रत्यय आएंगे तो आपका उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से प्रत्यय हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि उत्तर पद क्या हो? कोई क्रिया हो जो प्रत्यय की तरह से प्रयुक्त हो रही हो और विग्रह करने पर बाला बाली बाले जैसे शब्द आ जाएं। जैसे कि अब मैं इसके कुछ उपसर्ग लिखता हूं, जैसे जा है, दा है, गा है, ज्ञा है, ज द ग ज्ञा, कर, कार, प्रद, दायक, फलदायी। हाँ जी, ज द ग ज्ञा, और रह गया कोई ज, हाँ एक पा और रह गया, चलो यही लिख लो पा। ठीक है, चलिए अब इनके उदाहरण भी हम देखेंगे क्रमशः। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये धातुओं से बने हुए हैं, अर्थात क्रियाओं से बने हुए हैं। देखिए पा की अगर बात करी जाए, पा का अर्थ होता है पीना। ठीक है, पा का अर्थ क्या है? पीना। ठीक है, जा का अर्थ है जन्म लेना। ठीक है, दा का अर्थ है देना, गा का अर्थ है, देखो पा का अर्थ पीना भी है और क्या बोलते हैं उसे, प्रशासन करना भी होता है। ठीक है, ठीक है, पालन करना, या प्रशासन छोड़ो पालन लिख लो, पालन सही रहेगा, पालन करना। ठीक है, गा का अर्थ है गमन करना, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान होना, कर का अर्थ है करना, कार का अर्थ है करना या करने वाला, प्रद का अर्थ है प्रदान करना, दायक का अर्थ है देना और दाई का अर्थ भी है देना। ठीक है, अब इनके एक एक उदाहरण मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, हाँ इससे करते हैं। चलिए देखिए पा, देखिए अगर बात करी जाए, एक शब्द हमने लिया मधुप, मधुप। ठीक है, मधु का अर्थ क्या होता है? शहद। ठीक है, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? मधु का पा, पा का अर्थ क्या बताया था मैंने? पीना। मधु का पान अर्थात पीने वाला, पान करने वाला। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था कि जहां अंत में बाला बाली बाले आए, और ये जो पा है ये एक धातु से बना है। ठीक है, जैसे
प धातु से बना पी, प धातु से बना पीना, और पीना हम क्रिया के रूप में, जैसे उसने पानी पिया या पानी पीता है, तो प धातु से ही तो बना। चलिए अब यहाँ पर मधुप हो गया। इसी तरीके से एक है पादप। पादप का अर्थ है पाद अर्थात पैर, और प मतलब पीने वाला, अर्थात पैरों से पीने वाला। क्या पीने वाला? जल पीने वाला। तो पैरों से जो जल पीता है उसी को तो पादप कहते हैं। जैसे जड़ क्या है? पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उन्हीं से तो पान करते हैं, और जड़ क्या है? उनके पैर हैं। इसी तरीके से प जो है, देखो नृप, मैंने बताया था प के दो अर्थ हैं। एक तो प का अर्थ है पीने वाला, और एक प का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो नृ का अर्थ है नर, ठीक है, नरों का पालन करने वाला, ठीक है, नृप, ठीक है। इसी तरीके से महीप, महीप का मतलब, मही मतलब धरती और प मतलब पालने वाला, अर्थात धरती का जो पालक है वही कौन है? महीप है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए जा में लेते हैं। अब जा की बात करी जाए तो देखो जलज। अब जलज को देखा जाए तो ये बना है जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला। अब ये जितने भी मैंने आपको लिखाए हैं संस्कृत के हैं, हिंदी के तो कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। जलज, जल में जन्म लेने वाला। इसी तरीके से वारिज, वारिज मतलब फिर जल में जन्म लेने वाला। इसी तरीके से पंकज, और ये जितने भी हैं ये सभी बहुब्रीहि समास हैं ज वाले। क्यों? क्योंकि ये सभी कमल का पर्यायवाची बन रहे हैं। जलज है, वारिज है, नीरज है, पंकज है, ये सभी क्या है? आपके कमल के पर्यायवाची हैं, और ये सब बहुब्रीहि में चले जाते हैं। इसी तरीके से शब्द है अंडज। इसका विग्रह क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला। तो जा का अर्थ है जन्म लेने वाला, ठीक है। तो अंडज है, श्वेदज है, श्वेदज मतलब श्वेद अर्थात पसीने से जो जन्म ले वही क्या कहलाता है? श्वेदज कहलाता है। इसी तरीके से जरायुज है, ठीक है, जर जैसी एक थैली होती है उससे जो जन्म लेता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, जलज हो गया। अब दा की बात करते हैं, ठीक है। जैसे नीरद, नीरद, नीरद की बात करी जाए तो देखो नीर को देने वाला, ठीक है, नीर को देने वाला, नीरद। ये भी बहुब्रीहि है। क्यों? क्योंकि ये बादल का पर्यायवाची है, तो बहुब्रीहि भी है और उपपद भी है। अब देखते हैं ग। ग का अर्थ होता है गमन करना। जैसे आपने शब्द सुना है खग, ठीक है। ख क्या था? आकाश। पिछली बार मैंने बताया था। ख की अगर बात करी जाए तो ख मतलब आकाश में, ग मतलब गमन करने वाला, ठीक है। बात क्लियर हो गई। खग हो गया, उरग हो गया। उरग का मतलब होता है उरग, उर मतलब पेट के, छाती के बल गमन करने वाला। कौन होता है? सांप होता है। तो ये भी आपका बहुब्रीहि में हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं ग हो गया, ज्ञा देखते हैं। ज्ञा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सर्व अर्थात सभी को जानने वाला, सर्वज्ञ, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा एक शास्त्रज्ञ, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा गणितज्ञ, गणित को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, अज्ञ कुछ ना जानने वाला, ठीक है। कर की बात करते हैं, कर, मधुकर। अब देखिए कर आया यहां पर। अब मधुकर किसका पर्यायवाची है? मधुकर जो है भंवरे का पर्यायवाची है। तो ये भी आपका बहुब्रीहि में हो जाएगा, यानी कि मधु को करने वाला, ठीक है। इसी तरीके से दिनकर है, ठीक है, शुभंकर है। अब ये जो शुभंकर शब्द है, देखो इसमें कौन कौन से हैं। देखो यहां पर कारक विभक्ति का लोप नहीं हुआ। अगर लोप हो जाता तो ये शुभकर होना चाहिए था, तो यहां अलुक भी है, ठीक है। और कौन सा है यहां पर? देखो कर आ रहा है, अर्थात उपपद भी है, और तत्पुरुष तो है ही, ठीक है। शुभंकर, शुभ को करने वाला, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां आ गए कार में। इसी तरीके से हो जाएगा। कार की बात करी जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कुंभकार। कुंभकार का मतलब
कुंभ को बनाने वाला या कुंभ का कार्य करने वाला, कुंभ का कार्य करने वाला। इसी तरीके से स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। कार्य के बाद में प्रद की बात करी जाए तो मैं इसका उदाहरण देखिए यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ आ नहीं पाएगा। चलो, प्रद की बात करी जाए तो प्रद जैसे क्या नाम है उसका, शिक्षाप्रद। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने वाला, प्रदान करने वाला। ठीक है, दायक, सुखदायक। ठीक है, सुख देने वाला, सुख को देने वाला। दुखदाई। ठीक है, दुख को देने वाला। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है। कुछ और भी इसके उदाहरण हैं जैसे जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, पहले आप यहां तक देख लीजिए और देखते हैं कुछ इसके हिंदी के उदाहरण। जैसे बात करी जाए, एक क्या नाम है उसका, संस्कृत का देता हूं मैं, गरीब निवाज। ये बहुत शब्द आपने गरीब नवाज, गरीब निवाज ये सुना होगा। ठीक है, निवाज का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो इसका जो विग्रह है वो है गरीबों का पालन करने वाला। ठीक है, निवाज अर्थात पालन करने वाला। इसी तरीके से देखो चिड़ीमार कहाँ है, चलो जहां मुझे जगह मिलेगी वहीं लिख देता हूं। देखो चिड़ीमार, चिड़ीमार का मतलब चिड़िया को मारने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ये सभी उदाहरण किसके हैं, उपपद के हैं। कुछ और भी उदाहरण होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं, उपपद हो गया, अलुक हो गया, अब नए तत्पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, चलिए साफ नहीं हो रहा। हाँ जी, देखिए जितना साफ हुआ मैंने कर दिया। देखिए नन, इसको नन तत्पुरुष भी कहते हैं और नए तत्पुरुष भी कहते हैं। बहुत आसान है और मुख्य रूप से ये जो मुझे उपभेद पढ़ाने पड़ रहे हैं वो इस नए की वजह से ही है, क्योंकि इस तरीके का समास जब परीक्षा में आता है तो हम गड़बड़ कराते हैं, क्योंकि इसमें उपसर्ग आएंगे और उपसर्ग को देखकर आप अव्ययीभाव समास ज़्यादातर लगाए आते हो। ठीक है, तो समझिए नए का अर्थ क्या होता है, ना, अर्थात जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद कोई नकारात्मक या निषेधात्मक या ना का अर्थ प्रदान करने वाला उपसर्ग हो तो वहां पर क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। सीधी सी बात है। इसके कुछ उपसर्ग मैं आपको लिख देता हूं, जैसे ना है, नी है, ना है, निर है, निस है, ठीक है, आ है, अन है, अन है और बे है। ये उर्दू का है, बे। ठीक है, तो अगर ये उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले आते हैं तो वहां क्या हो जाता है, नए तत्पुरुष हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने भी उपसर्ग हैं वो निषेधात्मक अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थात ना का अर्थ प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए न की बात करी जाए तो न आस्तिक। ठीक है, देखो आस्तिक शब्द में हम अगर न जोड़े तो क्या बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। और नास्तिक की बात करी जाए तो इसका विग्रह है न आस्तिक। ठीक है, न आस्तिक अर्थात जिसको आस्था नहीं होती किसी पर भी, वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नी देखते हैं। ठीक है, नी डर। ठीक है, निडर। निडर की बात करी जाए तो ना डरने वाला। ठीक है, नी डर, नी का अर्थ ना। तो देखेंगे आप यहां पर नी भी किसका अर्थ प्रदान कर रहा है, ना का अर्थ प्रदान कर रहा है। अब ना का देख लेते हैं तो ना निकल के आएगा आपका नालायक। ये भी ये उर्दू का उपसर्ग है, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ना पसंद है जैसे। ठीक है, अब नालायक की अगर बात करी जाए तो इसका अर्थ है न लायक। लायक मतलब किसी के भी लायक ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, नालायक कहते हैं। अब निर की बात करते हैं
ठीक है। निर जो उपसर्ग है इससे बना है जैसे निर्धन, ठीक है, निर्धन। निर्धन की बात करी जाए तो जिसके पास धन ना हो उसी को क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। इसी तरीके से देखिए निस, निस की अगर बात करी जाए तो इससे बनेगा निसंकोच, निसंकोच। निसंकोच अर्थात संकोच नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, में संकोच सही है, हाँ जी, संकोच नहीं। अब आ की बात करी जाए, सबसे ज्यादा उदाहरण इसको आ के ही मिलेंगे आपको। मैं इनको इधर लिखता हूं, देखिए कैसे, अज्ञान, अव्यय, ठीक है, अज्ञान और अव्यय। इसका अगर विग्रह करी जाए तो क्या बनेगा, अज्ञान, और अ मतलब न ज्ञान और न व्यय, या व्यय नहीं ज्ञान नहीं, ठीक है। अब इस अन में और इस अन में अंतर समझ लीजिए। ये जो अन है ये इस आ का ही रूप है। कैसे रूप है कि जब किसी व्यंजन से पहले विसर्ग लगाना, वो उपसर्ग लगाना होता है तो आ आता है, और कभी किसी स्वर से पहले लगाना होता है तो अन लगता है। जैसे मैं अगर एक शब्द के साथ में जोड़ूं तो यहां अन आएगा ना कि अ, ठीक है। तो ये देखिए शब्द क्या बनता है, अनेक। और कैसे बना ये, अन और एक से। तो जब स्वरों से जोड़ होता है तो अन आता है, और जब व्यंजनों से जोड़ होता है तो आ आता है। तो शब्द क्या बन रहा है आपका, अनेक, यानी कि एक नहीं, ठीक है। और ये जो अन है ये स्वतंत्र रूप से आता है, ठीक है। जैसे अनजान, अनजान, ठीक है, जानकारी नहीं, ठीक है, जानना नहीं जानना, ठीक है। और हम देख लेते हैं बे, बे, बे इज्जत, ठीक है, इज्जत नहीं। तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इन उपसर्गों का प्रयोग जहां पर हो जाए किसी शब्द से पहले तो वहां क्या क्या हो जाता है, नए तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण देखना चाहो तो आप और देख लीजिए, जैसे असत्य, इनका आप विग्रह करिएगा, अनपढ़, क्या नाम है इसका, निरक्षर आदि, ठीक है। तो ये आप कर ही लोगे। जैसे असत्य का क्या बनेगा, सत्य नहीं, अनपढ़ का बनेगा पढ़ना नहीं, निरक्षर अर्थात अक्षर नहीं, जिसको कोई अक्षर का ज्ञान नहीं वही क्या है, निरक्षर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौथे की, जिसका नाम है लुप्त पद, ठीक है। देखिए उदाहरण ज्यादा मैं नहीं लिखा सकता, वैसे उदाहरणों को अभी आपको नीचे शायद लिखे दिखाई दे जाएं। मेरा काम अभी समझाने का है, आप समझ लीजिए। चलिए अब अगला जो है आपका तत्पुरुष वो है लुप्त कारक, ठीक है, लुप्त कारक, या इसको कहा जाता है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। इसका बहुत लंबा नाम है थोड़ा सा, चलिए, लुप्त कारक, मध्यम पद लोपी। अब ये तत्पुरुष समास का ज्यादातर इसके जो उदाहरण हैं वो साधारण तत्पुरुष में भी आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं वो समझ लीजिएगा। देखिए इसकी परिभाषा दी जाए तो जिस तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक विभक्तियों का लोप किया जाता है, और यदि कारक विभक्तियों के साथ साथ पद के पदों का भी लोप कर दिया जाए तो वहां क्या हो जाता है, लुप्त पद समास होता है। तो परिभाषा अगर मैं दूं तो क्या है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप के साथ साथ पदों का भी लोप हो जाए तो वहां क्या हो जाता है, लुप्त पद समास हो जाता है। और इसका सबसे जो कहा जाए प्रसिद्ध उदाहरण है वो देखिए, वो है आपका दही बड़ा। अब दही बड़ा जो है इसका हम विग्रह करें पहले तो देखो कुछ करते हैं दही का बड़ा। अब ये बताओ क्या दही का बड़ा बनता है, नहीं बनता है ना, या दही में बड़ा, भाई दही में बड़ा। अब दही में बड़ा क्या मतलब, कोई बड़ी चीज है क्या? अब दही में बड़ा तो कैसे बड़ा? तो असल में इसका जो ये जो दही बड़ा शब्द है वो बना है दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हो
कि यहां पर मैं का तो लोप हो ही रहा है, साथ में डूबा हुआ का भी लोप हो गया, तो बस यही क्या हो जाएगा आपका लुप्त कारक समास हो जाएगा। तो जहां कारक विभक्ति के लोप के साथ साथ पद के पद गायब हो जाएं वहीं क्या हो जाता है, लुप्त कारक समास होता है। इसी तरीके से देखिए पवन चक्की, अब पवन चक्की का क्या होगा, पवन से चलने वाली चक्की, ठीक है। तो यहां पर हम किस किस का लोप कर रहे हैं, एक तो कारक विभक्ति का लोप हो ही रहा है और चलने वाली का भी लोप हो रहा है, ठीक है। और हम किस क्या बना रहे हैं, पवन चक्की। इसी तरीके से देखिए बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी की अगर बात करी जाए तो बैलों की गाड़ी, अब बैलों के लिए तो कोई स्पेशल गाड़ी है नहीं, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या बनेगा, बैलों से चलने वाली गाड़ी, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए जल पोत या जलयान, ठीक है। तो ये क्या है, जल पर चलने वाला यान, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाए वायुयान, तो वायुयान का क्या बनेगा, वायु में चलने वाला यान। इसी तरीके से मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या बनेगा, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। अब मधु की मक्खी तो हो नहीं सकती भाई मधु की बनी हुई हो, या मधु के लिए मक्खी, ये भी नहीं हो सकता, मधु में मक्खी नहीं, मधु को मक्खी भी नहीं हो सकता। जब तक ये चीज नहीं लिखोगे तो इसका सही से समास विग्रह नहीं होगा। इसी तरीके से एक शब्द और देख लेते हैं, वनमानुष। अब वनमानुष क्या है, वन का मानुष, असल में ये है क्या, वन में रहने वाला मानुष अर्थात मनुष्य, अर्थात वह मनुष्य जो वन में रहता है वही क्या है, मनुष्य। इसी तरीके से एक देखते हैं तुलादान। अब तुलादान की बात करी जाए तो तुला का दान कर रही हो क्या भाई, किसी को तुलादान देने का मतलब पुराने जमाने में तुलादान होता था। अब तुलादान का मतलब ये थोड़ा नहीं था कि किसी को तुलादान में दे देना, तुला मतलब तराजू, अब तराजू तो नहीं दिया जा सकता, तो कहा जाए तुला में तोल कर दिया गया दान क्या कहलाता है, तुलादान कहलाता है। बात समझ में आ रही है, लुप्त कारक समास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक कामता प्रसाद जी ने एक उदाहरण और लिखवाया है, वो है घृतान्न। घृतान्न का अर्थ क्या अर्थ होता है, घृत से निर्मित अन्न, जो अन्न घी से निर्मित हो उसी को क्या बोलते हैं, घृतान्न बोलते हैं। अब घृत का अन्न तो नहीं बन सकता, या घृत में अन्न तो नहीं हो सकता, घृत से निर्मित अन्न हो सकता है। तो ये तो था आपका लुप्त कारक समास। अब मैंने आपको बताया था अंत में प्रादि पर एक स्टार लगवाया था। देखिए प्रादि की अगर बात करी जाए तो ये बना है प्रधन आदि से, एक बार में समझ लीजिए। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में, अर्थात जिस तत्पुरुष समास के प्रारंभ में प्र के जैसे या उपसर्ग आता है तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष समास हो जाता है। लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग अधिकतर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके जो उपसर्ग हैं देखो, एक तो प्रा है, एक कु है, एक सु है, एक अति है, एक परा है और एक प्रति है। ये उपसर्ग अगर किसी समस्त पद से पहले आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, आपका प्रादि तत्पुरुष समास हो जाता है। या तो किसी वाक्य में इनका प्रयोग हो रहा हो तो आप प्रादि लगा सकते हो, अन्यथा स्वतंत्र रूप से अगर बात करी जाए तो ये जो कु और सु है ये चले जाते हैं कर्मधार समास में, और अति परा प्रति ये आपके चले जाते हैं अव्ययीभाव समास में। तो बच के आ गया यहाँ पर, प्र बच गया। तो प्र के लिए मैं कुछ शब्द बता दे रहा हूं, जैसे एक शब्द है प्राचार्य, ठीक है, एक है प्रगति, एक है आपका प्रदेश, एक है आपका क्या नाम है उसका, इसका प्रति का है प्रतिध्वनि। ये अगर आपके आ जाएं तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, प्रादि तत्पुरुष। वैसे प्रादि तत्पुरुष पूछा नहीं जाता हिंदी में, ये संस्कृत का है। अगर आ भी जाए तो ये उदाहरण किसके हैं, आपके प्रादि के हैं। या अगर पूछा जाए प्राचार्य कौन से समास में आता है, तो प्रादि जो तत्पुरुष है वो तत्पुरुष का एक प्रकार है, तो इसको इनको सबको किसमें माना जाएगा, तत्पुरुष समास में माना जाएगा। चलिए यहां तक
आपका तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। अब अगले में हम कर्मधार समास को पढ़ेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।